जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं विचारक लेखक डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के साथ भागलपुर से। राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, और आपकी जो किताब देश रत्न से भारत रत्न बनने की दास्तान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन अभी और जितनी बातचीत हुई है उससे भी अधिक बातचीत अभी बाकी है। और पहले प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर तो जो कुछ हुआ, विरोध हुआ, पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, बावजूद इसके वो बने, महावीर त्यागी और तमाम लोगों के समर्थन से, और तमाम जितने भी लोग थे कांग्रेस कमेटी की। दूसरा काल भी उनका काफी विवादास्पद रहा और काफी कुछ उसमें भी हंगामेदार रहा, और वहां पर भी अपनी सादगी और गरिमा से पद की गरिमा को बचाते हुए उन्होंने तुर्की जवाब दिया। जिस तरह से जवाब देना चाहिए था उन्होंने दिया, और वहां पर भी पंडित नेहरू विरोध करते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी एक नहीं चली। जी जी, तो राष्ट्रपति के प्रथम कार्यकाल में जो विरोध रहा और असहमति रही जवाहरलाल नेहरू की राजेंद्र प्रसाद के प्रति, तो हम लोगों ने देखा। और उसमें मुख्य रूप से कैसे सरदार पटेल की अंत्येष्टि में जाने का सवाल हो, या सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का सवाल हो, या हिंदू कोड बिल का मुद्दा हो, इन सब पर इन दोनों के बीच काफी मतभेद सामने आए। और सबसे अधिक तो हिंदू कोड बिल पर देखा जाता है, वो काफी खिंचाए मतभेद। और ये भी लगता था कि संवैधानिक संकट नहीं पैदा हो जाए, तो फिर 1951 में नेहरू जी ने वापस लिया, लेकिन फिर 55 में आया। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो 1957 में जब राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव का समय आया, तो लगता है कि इन चीजों से नेहरू के दिमाग में यह बैठ गई कि ये राजेंद्र प्रसाद नाम का जो आदमी है बड़ा ही रिवाइवलिस्ट है, पुनरुत्थानवादी है, और हम जो सुधार करना चाहते हैं विशेषकर हिंदू समाज में, क्योंकि नेहरू जी के सुधार का अभियान केवल हिंदू समाज था। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के थे, सभी समुदाय के थे, लेकिन सभी समुदाय में सुधार न करके केवल वो हिंदू समाज में सुधार करना चाहते थे। और लगता था कि इस मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसलिए उनके मन में बैठ गया कि किसी तरह से इस व्यक्ति से मुक्त हुआ जाए। तो 1957 में जब समय आया, दूसरा आम चुनाव हो चुका और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा होने का, तो नेहरू जी के ने मंत्र दे दिया था, और उसके कुछ चेले चपाटी जो थे उन लोगों ने एक माहौल बना दिया कि अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही उत्तर भारत के हो, ये ठीक नहीं है। तो होना यह चाहिए कि एक व्यक्ति दक्षिण भारत का हो और एक व्यक्ति उत्तर भारत का हो। तो प्रधानमंत्री उत्तर भारत के हैं तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत के हैं। और इसके लिए चूंकि डॉक्टर राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे, तो एक माहौल या वातावरण ये बनाया गया कि उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन को ही होना चाहिए। अब दूसरी बात ये इस तरह से उनके नेहरू शब्द नहीं, नेहरू जी के कुछ जो कह चेले चपाटी या बहुत डेरोगेटरी शब्द भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन एक तरह से चेले चपाटी थे और साइकोफेंस आप कह सकते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। तो नेहरू जी ने दे दिया मंत्र और उसको चला रहे थे लोग। अब नेहरू जी ये बात जो फिर जो 1950 में स्थिति थी कांग्रेस के अंदर, जो हम लोगों ने देखा 1949 में कि किस तरह से कांग्रेस का बहुसंख्यक वर्ग जो था वो राजेंद्र बाबू के पक्ष में था राष्ट्रपति बनाने के, और नेहरू जी किस प्रकार अड़े हुए थे राजगोपालाचारी को बनाने के लिए। तो इस समय भी कांग्रेस के अंदर बहुसंख्यक लोग जो थे वो राजेंद्र बाबू के ही पक्ष में थे कि दोबारा राष्ट्रपति उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। और इस संबंध में सबसे प्रामाणिक जानकारी निर्भय जी जो हमें मिलेगी या मिलती है अन्य स्रोतों के अलावे, वो बाबू जगजीवन राम का लिखा हुआ एक लेख है जो मुझे मिला देखने को,
और वो रेफरेंस मैंने अपनी किताब में दिया है, कहाँ से वो स्रोत मैंने लिया है। तो उस लेख में जो जगजीवन बाबू ने लिखा है उससे उस समय का राजनीतिक परिवेश और क्या नेहरू जी के मन में चल रहा था और किस प्रकार की और स्थिति थी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अन्य कांग्रेसियों में, वह स्थिति बहुत प्रामाणिक रूप से हमें मालूम होगी। तो इसलिए मैं उस लेख के कुछ अंश को पढ़कर प्रस्तुत करता हूँ। जगजीवन बाबू लिखते हैं, 1957 में जब राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन होना था, तब यह सवाल फिर उठा कि राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की ओर से किसको नामजद किया जाए। ऐसा हुआ कि मैं राजस्थान गया हुआ था और राजेंद्र बाबू भी उन दिनों राजस्थान गए हुए थे और हम दोनों ही एक नगर में थे। वहां मुझसे राजेंद्र बाबू के एक निजी व्यक्ति ने कहा कि संभवतः राजेंद्र बाबू अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। मुझे यह बात कुछ ठीक नहीं जची और मैंने स्वयं जाकर राजेंद्र बाबू से कहा कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए कि आप राष्ट्रपति के पद पर रहना चाहते हैं या नहीं। आप तो जनता के सेवक हैं और यदि भारत की जनता यह चाहती है कि आप उस पद पर बने रहें तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप जनता की इस मांग की अनसुनी कर दें। इसके विपरीत आपका तो यह धर्म है कि जनता जनार्दन जो चाहे उसे सच्चे गांधीवादी के रूप में सर्वोपरि आदेश मानकर उसका अनुसरण करें। राजेंद्र बाबू ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी सलाह पर अब इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। मैं दिल्ली लौट आया और उसके बाद मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से पूछा कि राष्ट्रपति पद के लिए आप किसको नामजद करने वाले हैं। मौलाना ने कहा कि मुझे तो राजेंद्र बाबू के सिवाय और कोई नजर नहीं आता। मैंने यह समझा कि संभवतः राजेंद्र बाबू का ही नाम कांग्रेस हाई कमान राष्ट्रपति पद के लिए तय करे। यहाँ मौलाना आजाद का नाम आया है कि वो राजेंद्र बाबू के पक्ष में थे, लेकिन अभी संसद में एक सांसद का कुछ दिन पहले मैं वक्तव्य सुन रहा था और जिसमें उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने नेहरू के विरोध के बावजूद मौलाना अबुल कलाम आजाद के समर्थन से। तो वह प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में मौलाना आजाद का उस तरह से नहीं आता है, दूसरे बार में आता है ये चर्चा। प्रथम बार जो राष्ट्रपति बने हैं उसकी चर्चा तो हम लोग विस्तार से कर चुके हैं कि कैसे कैसे बने हैं और किसका समर्थन था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये दूसरी बार 1957 में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन का पुनर्निर्वाचन का सवाल आया तब वे राजेंद्र बाबू के पक्ष में थे। ये जगजीवन बाबू के वक्तव्य से मालूम होता है। फिर आगे लिखते हैं जगजीवन बाबू कि मैंने यह कि मैं बिहार चला गया और वहां मुझे कुछ दिन रहना पड़ गया। जब मैं लौट कर आया तो संसद में मैंने सदस्यों में यह चर्चा सुनी कि राजेंद्र बाबू के स्थान पर किसी अन्य को नामजद करने की बात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तय कर ली है। अब गौर कीजिए, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तय कर ली है, आम कांग्रेसी समांतर नहीं, ये उन्होंने तय किया था। सदस्यों ने यह भी कहा कि यह बात बहुत अनुचित है क्योंकि जब तक राजेंद्र बाबू स्वयं इस पद पर बैठने से इनकार न करें तब तक उन जैसे तपस्वी को ही भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए। निर्भय जी, यह उस समय के लोगों की मानसिकता थी, किसी के त्याग के प्रति, किसी की देशभक्ति के प्रति, देश सेवा के प्रति। राजेंद्र बाबू को तपस्वी मानते थे और ऐसे तपस्वी को रहना चाहिए। नेहरू जी लाख महान थे लेकिन उनके लिए किसी ने तपस्वी शब्द का तो प्रयोग किया है और वही उनके लिए विदेह शब्द का प्रयोग किया है जो राजेंद्र बाबू के लिए होता रहा है। उन दिनों मैं संसदीय मामलों का भी मंत्री था और स्वभावतः मुझे सदस्यों के मन की बात से अपने को परिचित रखना होता था। सदस्यों में जब मैंने इस क्षोभ को देखा तो मैंने यह उचित समझा कि जवाहरलाल जी से जाकर इस बारे में चर्चा करूं और मैं उनके पास गया।
जवाहरलाल जी के पास उस समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत बैठे थे। यह मैं जानता था कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रपति पद के लिए राजेंद्र बाबू को ही नामजद कराना चाहते थे, किंतु जवाहरलाल जी से उनके जो संबंध थे उसके कारण उन्होंने इस बारे में अपना मत स्पष्ट व्यक्त नहीं किया था। अब देख लीजिए मीनू जी कि गोविंद वल्लभ पंत जैसे एक स्टेचर के नेता और बहुत धाकड़ नेता थे भाई, और ऐसे लोग भी नेहरू जी से अपने मन की बात कहने में डरते थे, सब कुछ करते थे। ये क्या था भाई? एक हिस्सा नेहरू जी का अगर बड़े क्या जलवा था, प्रभाव था, वह आतंक का था, भय का था कि प्रेम का था? अगर प्रेम का था तो फिर गोविंद वल्लभ पंत को संकोच क्यों हो रहा था राजेंद्र बाबू के पक्ष में बात कहने की कि उन्हें राष्ट्रपति दोबारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। जगजीवन बाबू के वक्तव्य से स्पष्ट होता है। तो ऐसे जो आप सवाल उठाते कि किस तरह से सारे के सारे लोग कुछ को छोड़कर जैसे जगजीवन बाबू है, देखिए किस तरह से वो बात लिख रहे हैं। वो सब अपने अपने मंत्री पद के मुंह में पड़े हुए थे और चाहते हुए भी नहीं कह पाते थे वैसी बात जो जवाहरलाल जी को पसंद नहीं आवे। तो जवाहरलाल फिर आगे लिखते हैं कि जवाहरलाल जी का यह मत था कि क्योंकि देश में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही एक साथ उत्तर के नहीं होने चाहिए, इसलिए संभवतः यह उचित होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए ऐसे किसी व्यक्ति का नाम रखा जाए जो दक्षिण का हो। मैंने उनसे कहा कि मैं आज ही लौट कर आया हूँ और संसद के सदस्यों से मेरी बात हुई है। मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि आपको बता दूं कि संसद के सदस्यों में यह सुनकर बड़ा क्षोभ है कि आप राजेंद्र बाबू के बदले में किसी और व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति पद के लिए रखना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि राजेंद्र बाबू तो स्वयं राष्ट्रपति पद से अलग होना चाहते हैं। हाल ही में मैंने दूसरे व्यक्ति का नाम सोचा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने राजेंद्र बाबू से इस बारे में पूछ लिया है और क्या उन्होंने निश्चय पूर्वक यह उत्तर दे दिया है कि यदि देश चाहे तो भी वे राष्ट्रपति पद पर बने न रहना चाहेंगे। जवाहरलाल जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा तो नहीं, किंतु मुझे यह खबर दी गई है कि वे अब राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते। तब मैंने जवाहरलाल जी से निवेदन किया कि सुनी सुनाई बात पर इस प्रकार का महत्वपूर्ण कदम उठाना तो ठीक नहीं लगता, और खास तौर से उस हालत में तो ठीक है ही नहीं जब संसद के सदस्य इस बारे में अत्यंत क्षुब्ध है कि राष्ट्रपति के पद के लिए राजेंद्र बाबू का नाम नहीं रखा जा रहा है। मैंने पंडित जी से कहा कि आप और राजेंद्र बाबू तो संसदीय राष्ट्रीय आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले दो सेनानी, आपका संबंध राजेंद्र बाबू से केवल राष्ट्रपति के नाते ही नहीं तो है, आपका संबंध तो उनसे स्वतंत्रता संग्राम के एक योद्धा के रूप में रहा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपका यह धर्म है कि राजेंद्र बाबू से आप स्वयं जाकर पूछें कि क्या वे राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना चाहते और कभी कोई निश्चय करें। जवाहरलाल जी ने कहा कि तुम ही क्यों नहीं चले जाते। तो मैंने उनसे कहा कि इस संबंध में आपका ही जाकर बात कर लेना अच्छा होगा या पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी पूछ ले। उन दोनों ने जोर दिया कि मैं ही जाकर राजेंद्र बाबू से बात करूं। मैंने कहा कि जब आप लोग इस बात का आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपका यह आदेश शिरोधार्य करता हूं और राजेंद्र बाबू से जाकर इस बारे में बात कर लेता हूं। मैं राजेंद्र बाबू के पास चला गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कोई वक्तव्य दिया है कि आप राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही है। मैंने उनसे पूछा तो फिर आप क्या चाहते हैं। उन्होंने इसका कोई उत्तर न दिया और केवल यही कहा कि मेरी तरफ से जो तुम ठीक समझते हो वह बहुत अच्छी तरह से कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने यह बात आग्रह पूर्वक नहीं कही कि वो राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना चाहते। इसलिए मन में यह मानकर यदि उनको नामजद किया जाए तो इनकार न करेंगे। मैं पंडित जी के पास लौट कर आया और मैंने उनसे कहा
कि राजेंद्र बाबू से बात करके आया हूँ। मुझे ये लगा कि राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति पद पर रहने का कोई मोह नहीं है। सच तो यह है कि वो गांधी जी के उन दिनों के अनुयायी है जब गांधी जी ने देश को आह्वान किया था कि जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चाहे आ जाए। गांधी जी का आह्वान वैसा ही था। जैसा कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना आए हमारे साथ। ये राजेंद्र बाबू के त्याग के संबंध में भी जगजीवन बाबू बता रहे हैं। और देखिए, अभी जगजीवन बाबू के विषय में तो आज कोई चर्चा ही नहीं है और केवल डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा है। जगजीवन बाबू लोग समझते हैं कि केवल दलित होने के कारण थे नहीं, बड़े ही बड़े जो मेरिट कहते हैं मेरिटोरियस आदमी थे, बहुत ही ऊंची क्वालिटी के आदमी थे। जगजीवन बाबू को पब्लिक मीटिंग में सुनने का मुझे अवसर मिला है और पटना के गांधी मैदान में रेडियो पर भी उनका कई बार सुना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर इतना उनका अच्छा कमांड था और इतना अच्छा भाषण करते थे, बोलते थे। पटना के गांधी मैदान में 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ, बांग्ला उस समय चल रहा था, जगजीवन बाबू रक्षा मंत्री थे और वहां से लौट कर आए थे और पटना के गांधी मैदान में कुछ छात्र समुदाय के लोग हल्ला कर रहे थे और जगजीवन राम ने जिस तरह से बातें की चुटकुले अंदाज में कि सबका मुंह बंद हो गया। बड़ा प्रभावशाली वक्ता भी थे, बहुत ही। तो वो अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर लगातार कैबिनेट में रहे हैं, मंत्री रहे हैं। वह केवल जातिगत आधार पर नहीं रहे हैं। आज तो केवल डॉक्टर अम्बेडकर की चर्चा जरूर है, लेकिन जगजीवन बाबू संविधान सभा के भी सदस्य रहे और बहुत अच्छा जिस भी मंत्रालय में रहे वो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। लेकिन कोई वैसा व्यक्ति सब चाहते नहीं थे। देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत जैसा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री थे, सब अपने दम पर, जो जवाहरलाल नेहरू को पुलिस की लाठी की चोट से साइमन कमीशन में जब प्रदर्शन लखनऊ में लोग कर रहे थे 1928 में, तो दिखाए कहीं मैंने पढ़ा है कि बगल में खड़े थे गोविंद बल्लभ पंत, 6 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हाइट के थे और जवाहरलाल जी से काफी ऊंचे कद के थे ही। तो लाठी जो चली तो कद के ऊंचे होने के कारण इन्होंने, लेकिन तब भी इस व्यक्ति को साहस नहीं हो रहा था पद जी को कि जवाहरलाल जी से कहे कि आप राजेंद्र बाबू को दोबारा बनने दीजिए। वह जगजीवन राम का देख लीजिए साहब किस तरह से कुछ बातें की और फिर करके आए और नेहरू जी को जब बताए तो उसी में आगे लिखते हैं, नेहरू जी भावुक तो थे ही। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहते हो और मैं राजेंद्र बाबू का ही नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाऊंगा और मैं उनके पास जाकर पूछता हूं कि वे हमारी बात मानेंगे या नहीं। गोविंद बल्लभ पंत जी ने इस बात का समर्थन किया और कहा कि ठीक तो यही होगा कि राजेंद्र बाबू को ही पुनः नामजद किया जाए। जवाहरलाल जी तब राजेंद्र बाबू के पास गए और उनसे नामजदगी के कागज पर हस्ताक्षर करा कर ले आए। तो इस प्रकार जगजीवन बाबू ने भी जो किया वो तो केवल उनका व्यक्तिगत मौत या इच्छा जरूर थी। राजेंद्र बाबू से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए थे और राजेंद्र बाबू भी जगजीवन बाबू को बहुत मानते थे, बहुत उनकी कद्र करते थे। ये सब जो भी योग्यता थी, काबिलियत थी जगजीवन बाबू में। तो जगजीवन बाबू जो पूरा कांग्रेस आपने देखा ना, लिखा है कि सदस्यों के मत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने कम्युनिकेट किया नेहरू जी को कि आप जो सोच रहे हैं दक्षिण और उत्तर का भेद, यह सही नहीं है। कांग्रेस के सदस्यों में, कांग्रेसियों में काफी क्षोभ है और राजेंद्र बाबू को बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार जाकर वो सारी पीछा। तो जगजीवन राम का भी देख लीजिए कितना एक तरह से साहस हुई, माने इस प्रकार का माहौल धीरे धीरे नेहरू जी बनाते गए कि चाहते दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से जगजीवन बाबू ने साहस दिखाया वो निश्चित तौर पर बहुत ही, क्या कहा जाए जो मैंने उसके बारे में, इस तरह से साहस दिखाना, जिस तरह से पहले वाले में महावीर त्यागी का दिखाना। जी। तो अच्छा, ये अब दक्षिण और उत्तर का जो है जी जो भेद नेहरू जी ने उठाया
उसके पहले दक्षिण और उत्तर का कोई भेद था ही नहीं। गांधी जी की बहुत बातों से हम आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने बहुत बड़ा काम भी किया कि पूरे देश में घूम घूम कर तो उन्होंने है ही कि जो आंदोलन था इसको राष्ट्रीय स्वरूप दिया, हिंदी का भी प्रचार किया उन्होंने, और दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम का सब भेद बुलवा दिया था लोगों के अंदर। भारत एक है, भारत माता है, इस प्रकार का जो है पूरे भारत में इस प्रकार की एक फिजा बन गई थी, मानसिकता बन गई थी। ये उत्तर और दक्षिण का भेद का सवाल था ही नहीं। दुर्गा दास लिखते हैं अपनी उसी किताब में इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू में कि नेहरू जी ने उस समय दक्षिण के 4 राज्य थे, तमिलनाडु, मद्रास कहलाता था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर नेहरू जी ने ये बात जब रखी कि हम चाहते हैं कि दक्षिण का कोई राष्ट्रपति बने और दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उत्तर भारत के ही न रहे, तो उन दक्षिण के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि नहीं, अगर डॉक्टर प्रसाद नहीं इनकार करते हैं और उपलब्ध है दूसरे टर्म के लिए, तो फिर दूसरे को बनाने की जरूरत है ही नहीं। नेहरू का बोला था, ये हाल था। तो भाई सवाल यह है, क्यों आप राष्ट्रपति ही चाहते थे कि दक्षिण का हो? अरे आप में अगर बहुत ऊंची भावना होती तो कहते कि चलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हम लोग अब हो गया। नेहरू जी को भी 10-11 साल हो गया था प्रधानमंत्री जाते 1957 में, 46 2 सितंबर को भी बन चुके थे। तो वह भी कहते कि भाई चलो प्रधानमंत्री भी दक्षिण का बने और या उत्तर का ही कोई बने। तो प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं सवाल उठाते कि वो राष्ट्रपति पर ही जा रहा है? आपके सवाल से ही एक सवाल यहाँ पर उठता है कि राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बनेंगे, लेकिन क्या संविधान सभा में इस पर बहस नहीं हुई और इसको देखा नहीं गया कि प्रधानमंत्री भी 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए? राष्ट्रपति का तो ये शायद नहीं है कि कितनी बार हो सकते हैं, ये तो एक परंपरा राजेंद्र 2 बार से ज्यादा नहीं है, शायद है इसका उल्लेख है। 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। अमेरिकी संविधान के विषय में तो मैं जानता हूँ, वहाँ पर अमेरिकी संविधान जो है, तो पहले जो संविधान बना तो उसमें यह नहीं था कि राष्ट्रपति कितनी बार आ सकता है, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति थे और वो 2 बार रहे, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन बन गया कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो 2 बार रहेगा, वो कन्वेंशन चला रहा था। लेकिन जब रूजवेल्ट साहब 1930 या इस में बने राष्ट्रपति और फिर बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया, उसके कारण वो 4 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते बने। और 1944 में बने और 45 में तो वो चौथी बार जब राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, उसके कुछ ही महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और ट्रूमैन उपराष्ट्रपति, लेकिन 4 बार बने। उसके बाद अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया और यह कि अब कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बना सकता, यह अमेरिकी संविधान में साबित हो गया है। भारतीय संविधान के विषय में ये कितनी बार ये नहीं कर सकता निर्भय जी, इसको खोजना होगा, जानना होगा। लेकिन राजेंद्र बाबू दोबारा अभी भी उसके बाद फिर कोई दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है उनको छोड़कर। तो सवाल है कि अगर राष्ट्रपति पर उठा रहे थे आप सवाल कि दोनों नहीं होना चाहिए, तो भाई आप में क्या होता तो कहते कि चलिए भाई अब तो 11 साल प्रधानमंत्री रह लिए और प्रधानमंत्री ही बन जाए दक्षिण का। क्या ये हो सकता था कि नहीं, बोलिए जी। लेकिन एक पदलुप्ता ही ना कही जाएगी कि आप अपना तो पद छोड़ना नहीं चाहते थे। और राजेंद्र बाबू जैसे कि वो कुछ डिजर्व ही नहीं करते थे और उनको हटाओ, इसकी चाल आप चल रहे थे। और वो चाल जो है फिर कांग्रेसियों ने और दक्षिण के मुख्यमंत्रियों ने सफल नहीं होने दी और राजेंद्र बाबू दोबारा भी राष्ट्रपति बने 1957 में। तो यह राष्ट्रपति हम देख ही रहे कि किस बार होता गया। लेकिन सवाल था कि इनके अंदर जो भाव था जिसको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो जाता नहीं था जवाहरलाल जी में। वो बार बार उनमें आ ही जाता था कि हम जो चाहे वही हो। और जानते हैं कितनी बड़े लगता है कि 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति
आइजनहावर भारत आए। तो राजेंद्र बाबू का जो भी ऐसा थोड़े ना था कि राजेंद्र बाबू अंग्रेजी, अरे बहुत अच्छी अंग्रेजी कहते थे, बहुत अच्छा कमांड था उनके लिखे हुए अंग्रेजी में जो पत्र है पढ़िए। आपने तो इंडिया डिवाइडेड पढ़ी है, उसकी भी अंग्रेजी देखिए बहुत सारा। तो लेकिन एक बात यह भी है कि अगर फोनेटिक और एक्सेंट देखेंगे तो पंडित नेहरू इंग्लिश वाज नॉट आल्सो ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। वो भी राजेंद्र बाबू की अंग्रेजी उनसे अच्छी लगती है अगर आप बहुत करीने से और ध्यान से सुने तो पंडित नेहरू की अंग्रेजी से। जी हाँ, तो आइजनहावर ने कहा गॉड्स गुड मैन, नेहरू को राजेंद्र बाबू के लिए उन्होंने यह रिमार्क किया था, कॉम्प्लीमेंट दिया था आइजनहावर ने, गॉड्स गुड मैन। और उन्होंने जाने के बाद निमंत्रण भेजा राजेंद्र बाबू को कि अमेरिका आने का निमंत्रण दिया राष्ट्रपति को। और जब ये बात नेहरू के पास पहुंचाई गई, क्योंकि कैबिनेट या प्रधानमंत्री ही सैंक्शन करता था, अनुमति ये सब था बनी हुई है, तो नेहरू ने कहा कि नहीं, आप वहां जाकर क्या करेंगे, नहीं जाने दिया। और खुद 1 साल के बाद अपने नेहरू जी गए अमेरिका, तो कई बार गए। और उसमें आता है कि जब कनेडी राष्ट्रपति बने हैं, उनकी पत्नी के साथ फोटो खिंचाना और घूमना, ये सब सबका पता नहीं कितना, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ ये चीजें भी खूब आ रही है। तो अपने तो अमेरिका एक बार गए हैं, जाते रहे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जाए अमेरिका में तो इनको लगता था कि इनकी नाक कट जाएगी। और दूसरी चीज कि 1960 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई भारत, बहुत उनका शानदार स्वागत हुआ। उस समय में 60 साल में कितना 10 साल का था, कलकत्ता में रहता था, वहाँ मेरे पिताजी सब रहते थे। तो मुझे याद है कि मेरे गांव और उधर के लोग बहुत रहते थे वहाँ पर, और बड़ा शोर था कि महारानी आ रही है, महारानी। और कुछ लोग देखने जो गए थे बताते थे किस तरह बड़े भीड़ ठेल ये सब चर्चा खूब होती रहती थी जो सुनते हैं। तो एलिजाबेथ से भी राष्ट्रपति के नाते वो भी प्रभावित हुई, उनके साथ चर्च में गए हैं राजेंद्र बाबू, आइजनहावर के साथ चर्च में गए हैं। एलिजाबेथ ने भी इनको निमंत्रण दिया इंग्लैंड आने का, लेकिन जवाहरलाल जी ने इंग्लैंड भी नहीं जाने दिया, न यूरोप जाने दिया, नहीं जाने दिया। पूरे जो प्रथम कार्यकाल था 1957 का, उसमें केवल 1955 में केवल काठमांडू जाने की इजाजत मिली है राजेंद्र प्रसाद को, और काठमांडू जा सके हैं। अपने तो नेहरू जी सारी दुनिया का दौरा करते रहे, बांडुंग सम्मेलन तो चीन हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर ये गुट निरपेक्षता टीटो और नासिर के साथ मिलकर ये सब हालांकि उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया, भारत को मिला। भारत का तो नुकसान ही नुकसान हुआ है उनकी विदेश नीति के कारण। ऐसा हम लोग बहुत सुनते थे कि कश्मीर बसने पर उनके चहेते मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन ने 12 घंटा की 14 घंटा भाषण दिया था यूएनओ में, और वोटिंग जब हुई तो भारत के पक्ष में जो वोट मिले थे मात्र 2 वोट मिले थे, और वो भी सोवियत संघ के वीटो करने के कारण जो है वो मामला लटक गया, मैंने नहीं पास हुआ था। ये तो नेहरू जी की विदेश नीति की उपलब्धियां रही है, जो नेहरू वादी चिल्लाते रहते हैं ये और वो, लेकिन राजेंद्र बाबू को इस लायक नहीं समझते थे कि वो जाए। तो कई अवसर भेजा आए हैं, यही नहीं, ये भ्रष्टाचार की जो आज चर्चा है, तो भ्रष्टाचार तो उनके जमाने में ही शुरू हो चुका था, खूब चल रहा। कृपलानी जी ने कांग्रेस में रहते हुए कहा था, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कोट करते थे कि करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप नॉट फ्रॉम द बॉटम। और नेहरू बहुत नाराज हुए थे, समझे कि टॉप कह रहे हैं तो मतलब हमारे जैसे जिम्मेवार है, अभी जिम्मेवार है टॉप पर। लेकिन ये सीडी देशमुख थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, आईसीएस थे और बहुत धाकड़ सब आदमी थे। उन्होंने एक भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए एक ट्रिब्यूनल कायम करने का प्रस्ताव दिया था, जो राष्ट्रपति के अधीन होता या फिर स्वतंत्र स्वायत्त होता, जो भ्रष्टाचार एवं कुशासन पर लगे आरोपों की जांच करता है। डॉक्टर प्रस्ताव ने इस प्रस्ताव का मजबूती से समर्थन किया, किंतु नेहरू को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया।
और उल्टे डॉक्टर प्रसाद से, बड़े राजेंद्र बाबू से उन्होंने यह शिकायत की कि यह एक अप्रिय परामर्श, अनफ्रेंडली सजेशन है। सोचिए, बड़े भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए राष्ट्रपति समर्थन कर रहे हैं कि न्यायाधिकरण बनाया जाए, ट्रिब्यूनल, और उसको इन्होंने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अनफ्रेंडली सजेशन। ये बड़े कहानी की ये लगता था कि ये जो सोचते थे हम ही एक सही सोच सकते हैं, सही कर सकते हैं, और कोई दूसरा सही सोचने वाला है ही नहीं। और यही नहीं जानते हैं पटेल क्या ही करते थे। तरीका है या नियम है कि राज्यपाल हो कि विदेशी राजदूत हो या सेना के जो उच्च पदाधिकारी है, ये सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के सहमति से या राष्ट्रपति के स्वीकृति से होती है। वो जो भी होता है वो पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और उस पर राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाता है तब उसे प्रेस को जारी भेजा जाता है, प्रेस को जारी करने के लिए। लेकिन ये पहले प्रेस को भेज देते थे, और तब प्रेस को भेजने के बाद, और प्रेस जब जारी कर देता था तब ये सारे पत्र भेजे जाते थे राष्ट्रपति के पास। इस पर राजेंद्र बाबू ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, और दुर्गादास लिखते हैं ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत तरीका है। और यहाँ तक दुर्गादास लिखते हैं कि राजेंद्र बाबू ने यही सब देखकर कहा एक बार नेहरू जी को कि आप बहुत बुरे रिवाजों की नींव डाल रहे हैं, आप बहुत बुरे रिवाजों की नींव डाल रहे हैं। ऐसा राष्ट्रपति जो आपको पसंद न करे आपको काफी मुसीबतें दे सकता है। तो दुर्गादास लिख रहे हैं राजेंद्र बाबू के शब्दों की नेहरू को ऐसा कहा। तो सोचिए ये कितना बड़े असंवैधानिक काम था, और सब कुछ के लिए जो है कि सब कुछ काम उनका बड़ा संविधान सम्मत होता था और यह होता था। अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये चीनी युद्ध के बाद जो उन्होंने है दे दिया, संसद बुला लिया, इसके कहने पर ये क्या क्या। अरे भाई, प्रधानमंत्री के रूप में तो जिम्मेदारी बनती थी कि वे खुद रिजाइन करते, त्याग पत्र देते चीनी आक्रमण के बाद। हम लोग पढ़ते थे ब्रिटेन में जो लोकतंत्र चलता है पूरा कन्वेंशन पर चलता है, और वहाँ पहला प्रधानमंत्री वालपोल बने, तो कहा जाता है कि वालपोल ने जो जो व्यवहार आचरण जिस तरह से किया वही कन्वेंशन बना, उसी से आने वाले बाद के भी प्रधानमंत्री उस पर चलते रहे। और सामूहिक जिम्मेदारी की मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य काम करता है वो पुरुष मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री रिजाइन करता है तो पूरा कैबिनेट का वो रिजाइन माना जाता है। वालपोल ने यही किया एक मसले पर, लेकिन आज तक हमारे यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी कहाँ विकसित हुई। नेहरू जोशी तो बीके कृष्ण मेनन से ज्यादा नेहरू जी थे। चाइना के प्रति जो नीति थी, हिंदी चीनी भाई भाई, कलकत्ता में चावल लाइए भारत में बुलाकर कौन कर रहा था? मेनन नहीं कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे। लेकिन रिजाइन कराया बीके कृष्ण मेनन से, रक्षा मंत्री थे, तो खुद क्यों नहीं आपने किया भाई? कहते कि हम ये सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ और दूसरा उत्तराधिकारी वहाँ बनता। एक बड़ी अच्छी परंपरा कायम होती। लेकिन पदलुलूप नेहरू जी के कर नहीं सकते। पदलुलूप कह दीजिए तो नेहरू भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है भाई। तो क्या कहा जाए कि पदत्यागी आदमी थे, पदत्यागी थे तो क्यों नहीं तीन बार प्रधानमंत्री रहे, बीच में ही उनका निधन हो गया दुर्भाग्यवश, जो कि युद्ध के बाद जो है। लेकिन दूसरी बार राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति न बने, उसके लिए अभी आप कहीं ना कहीं साजिश कर रहे हैं। साजिश कर रहे थे। और ये दक्षिण और उत्तर का भेद भी तो मैं कहता हूँ कि उसी समय से ज्यादा बढ़ता गया, चलता गया है। जो दक्षिण और उत्तर का भेद इन्होंने उठाया उस समय, दक्षिण वालों के मन में ये भाव ही नहीं था कि दक्षिण का क्यों राष्ट्रपति बन रहा है, उत्तर का क्यों राष्ट्रपति भी हो रहा है। तो यह कितना बड़े ये देशभक्त नेहरू ने कितना देश का अहित भी ये करते गए हैं देशभक्त बनकर, यह भी देखने की चीज है। दूसरे देखे कि राजेंद्र बाबू का अंतिम आता है 1960 में दिल्ली में जो लॉ इंस्टीट्यूट है उसका उद्घाटन होना था। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू गए थे उद्घाटन करने, और वहां पर उन्होंने ये उठाया कि राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उस पर
मैं सब वहाँ पर विधिवेता ही थे, ये अपील करूंगा कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट बन रहा है विधि संस्थान कि क्या, पहले भी राजेंद्र बाबू ने पत्र लिखा था, एक नेहरू को लिखा था कि क्या भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा या रानी की तरह ही है, संवैधानिक इसकी स्थिति जो है उसी तरह है। और वो तो पहले भी लिखे थे कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के किंग या क्वीन से नहीं की जा सकती तुलना, क्योंकि वो वंशानुगत होते हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता है, वे निर्वाचित नहीं होते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, 5 साल के लिए होता है, उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। इसके अलावा उसे कुछ संवेग से निर्णय करने का अधिकार दिए गए हैं, जो कि ब्रिटेन वो तो पूरा कन्वेंशन पर है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से राष्ट्रपति को कुछ अपने ढंग से करने और करने का अधिकार है कि नहीं, इस पर ये पूरा, क्योंकि आपने देखा हिंदू कोड बिल पर ये किस तरह से मसला, ये मतभेद उभरे थे। तो यह जब कहा तो देखिए, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रेमी जवाहरलाल नेहरू जी क्या किया, इन्होंने उस भाषण को भी इन्होंने प्रसारित होने से, प्रेस में जाने से रोक दिया, नहीं होने दिया, प्रेस में जाने दिया उसकी कॉपी लेकर। ये कौन सा बड़े लोकतंत्र के, ये सब तो तथ्य है, दुर्गादास भी कहते हैं। अब सवाल है कि वो कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ जो वीडियो पर कमेंट किसी का आ रहा है, तो अभी सदानंद जी ने भी लिखा है कि फूल ही फर ही न भेद, यदि भी सुधा बरस ही गलत, मूर्ख हृदय नहीं चेत, जो गुरु नहीं बुरंत समा। तो ऐसे लोग हैं कि इनको ब्रह्मा विष्णु आकर भी समझाए तो ये लोग नहीं मानने वाले हैं। ये नेहरू भक्ति में इतने डूबे हुए हैं आकंठ कि इनको तथ्य और सत्य से कुछ मतलब है ही नहीं। इनका जो तथ्य है वह चला था ना, किसका नारा, बाबा नाम केवलम, इनके लिए जो है नेहरू नाम केवलम, केवल नेहरू जी ही सब कुछ है और नेहरू जी के सिवा कुछ नहीं है देश में, न कोई थाना है। तो यह जो चीजें आपको हमारे सामने है, आपके क्या सबके सामने है और तथ्यगत है, जिसके आधार पर हम अपनी बात भी कह रहे हैं। तो हर कदम पर बड़े कोई अवसर नहीं चुकते थे। और बताइए, अगर अमेरिका चले जाते राजेंद्र बाबू, इंग्लैंड चले जाते, इंग्लैंड तो गए ही थे 1928 में, 3 महीने तक यूरोप में रहे थे एक केस के सिलसिले में राजेंद्र बाबू। तो क्या बिगड़ जाता देश का भाई। और आप दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं इस नाम पर उस नाम पर उस नाम पर। आप क्या देश का बहुत जो है आपकी विदेश नीति ने कमाल कर दिया, एक लफाजी के सिवा, ये है वो है वो है। तो यह दरअसल देखिएगा कि कोई भी किसी को टिकने नहीं दिया इन्होंने। वो कहा ना कि पहले भी कहा था कि जितने समाजवादी समर्थक थे 1947 के पहले कांग्रेस में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, वो सब नेहरू जी को छोड़ते गए 1948 में आकर। इनका यही सब डिक्टेटोरियल तानाशाही रवैया देखते हुए, और कृपलानी जैसे व्यक्ति छोड़ गए पार्टी। और उस संबंध में एक धर्मवीर भारती का कथन मुझे बड़ा मौजूद लगता है कि यह आदमी यानी नेहरू जी अपने को इतना फैलेबुल कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हमसे कोई कुछ, पूरा देश जैसे हमें समाया हुआ है। तो उसको बड़ी अच्छे ढंग से धर्मवीर भारती ने अपने लेख में रखा है। और वह यह है धर्मवीर भारती का कहना कि यह जो नया युग संक्रमण कर रहा था वह कुछ भिन्न प्रकार का था। लगने लगा कि देश में सिर्फ एक व्यक्ति है जो देश का प्रतीक है। वह इतिहास को जैसे समझता है, जैसे समझाता है और जैसे उलझाता है, केवल वही मूल्यवान है। पहले भावना थी कि भारत यानी मैं, यानी आप, यानी वह,
यानी हम सब भारतवासी, धीरे धीरे धारणा उभारी गई भारत यानी नेहरू। ये धर्मवीर भारती जैसा प्रबुद्ध लेखक लिख रहे हैं और मैं तो पूरी तरह से इसको स्वीकार करता हूँ, मैं सहमत हूँ धर्मवीर भारती के, क्योंकि और परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर जी ने भी तो लिखा है, नेता वो जो देवता स्वरूप दिखता है, बंद कमरे में गलत हुक्म लिखता है। हाँ भाई, दिनकर जी का क्या करिएगा, वो तो बाद में नेहरू जी के मरने के बाद लिखे हैं लोकदेव नेहरू किताब। परशुराम की प्रतीक्षा के बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री ने बनी है तब लिखा है कि 1965 में कब लोकदेव नेहरू भी लिखे हैं वो किताब। क्या कहिएगा दिनकर जी का। दिनकर जी में बहुत प्रतिभा थी, बहुत सब था, लेकिन दिनकर जी का ये सब जो है ना बड़ा बड़े, वो किताब ने लोकदेव नेहरू पढ़िएगा, पढ़े हैं आप तो शायद पढ़े ही होंगे जी। हाँ, तो देखिए क्या बड़े उनको भी लगता है कि नेहरू से राजेंद्र बाबू पर उनके 2-3 हमको संस्मरणात्मक लेख मिले हैं और संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने राजेंद्र बाबू को समर्पित किया है, लेकिन कोई लोकदेव नेहरू जैसी किताब उन्होंने नेहरू पर जैसी लिखी वैसी किताब तो कोई इन पर नहीं लिखी है राजेंद्र बाबू पर दिनकर जी ने। तो नेहरू के रंग में तो एक उबाल आया उनमें, फिर इंदिरा जी ने, शास्त्री जी ने ही 65 में उनको हिंदी सलाहकार समिति का बना दिया, हिंदी सलाहकार, चले गए दिल्ली, फिर भागलपुर का कुलपति का, भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति। खैर दिनकर जी का यह प्रश्न, दिनकर जी कवि थे, रचनाकार। क्या लिखे थे पंक्तियों को बार बार, वो ठीक है कि चूंकि उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। यह भी तो कहा जाता है ना कुछ वहां से चूंकि उनको मिला था, राज्यसभा का सदस्य बनना तब भी कठिन है, आज भी बहुत कठिन है, तब भी बहुत कठिन था, आज भी बहुत कठिन है, और उनको वह एक कवि के तौर पर मिला था। लेकिन पंक्तियों का दम तो आज भी है ही ना, कि परशुराम की प्रतीक्षा की उम्मीद कर रहे थे। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। कमरे में गलत हुक्म लिखता है, तो फिर तो वही ना कहा कि क्या करेगा कंट्राडिक्शन। और फिर उसके बाद लोकदेव नेहरू लिखते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं दिनकर जी को पढ़कर। यह पंक्ति 1962 में चीन युद्ध के समय उनको एक पंडित नेहरू को एक चेतावनी के तौर पर उन्होंने लिखी थी इस पंक्ति को। हाँ, तो नेहरू जी तो क्या कहिएगा। अब छोड़िए, दिनकर जी से भाई ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा है और सीखा भी है भाई। दिनकर जी ने हम लोग को हिंदी प्रेमी बनाया है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। अरे भाई देखिए, दिनकर जी में कुछ विचलन में बहुत देखता हूँ। अब जो हिमालय कविता उन्होंने 1936 में लिखी है, तो उसमें वो लिखते हैं ना, एक अंत में आता है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग दिए, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर है। अर्जुन भीम वीर यहाँ उनको आदर्श और ये लगते हैं, उनकी वो इच्छा करते हैं। उसके बाद वो बापू जो कविता लिखते हैं बापू के मरने पर, तो उसमें कहते हैं कि लाश मनुष्य की नहीं मनुष्यता के सौभाग्य विधाता की, बापू की अर्थी नहीं अर्थिया भारत माता की। बताइए ये। और राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के लिए चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनके दूसरे कार्यकाल पर, तो उनके लिए ये पंक्तियों को अगर हम दिनकर जी से लें कि जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग राजेंद्र बाबू के लिए बात कर रहे हैं, उनको उचित स्थान मिले, हम लोग उसी तरह से राजेंद्र बाबू को भी याद करें, तो हम ये प्रतिशोध लेना नहीं छोड़ेंगे राजेंद्र बाबू के लिए। हम लोग अपनी बातचीत को अंतिम दिशा में ले जा रहे हैं, आप अपनी अंतिम टिप्पणी कीजिए, तो हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार, नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और बहुत अच्छा, ठीक, नमस्कार। जी नमस्कार।